वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो में लेकर आए हम क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये जो प्रश्न लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि हम बात करें तो 1 मार्च को पेपर में आएगा। ये जो प्रश्न है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे अंक ला कर रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए आज की वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को। यानी कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुल 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो आपके सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फर्स्ट सेंट्रल आइडिया को। देखिए पहला सेंट्रल आइडिया हम लोग को किसका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिख दिए हैं। यहाँ देखिए चैप्टर नेम, यहाँ पर पोएट नेम। अगर हम बात करें यहाँ पर तो चैप्टर नेम कौन सा आपका है तो फॉग है, ठीक है। और इसके इसके कवि कौन है, इसके पोएट कौन है तो कार्ल सैंडबर्ग हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आगे देखिए, यहाँ देखिए हम इसको कुछ हिंदी में ट्रांसलेशन किए हैं। तो आपको क्या करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, हिंदी को बिल्कुल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। हिंदी को आप मत लिखिएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको इंग्लिश को ही लिखना है। ओके बच्चों, आप समझ पाए अच्छी तरह से। आपको हिंदी को नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अंग्रेजी को ही लिखना है। चलिए हम देखिए पहले देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट को। तो कविता में यानी कि इस कविता में कोहरे की प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है। यानी कि इस कविता में क्या किया गया है बच्चों, तो इस कविता में ना जो कोहरा होता है ना, ठीक है, जो ठंडी के मौसम में जो कोहरा छेकता है, जो कोहरा घेरता है ना, उसी की प्राकृतिक घटना का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए इसे कैसे लिखेंगे आप अंग्रेजी में, देखिए ध्यान से। इन दिस पोयम यानी इस कविता में, इन दिस पोयम द नेचुरल फेनोमेनोन ऑफ फॉग इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। यानी कि आप इसे समझ पाए बच्चों, यानी कि कोहरे की प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है, यानी कि द नेचुरल फेनोमेनोन ऑफ फॉग इज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट को यहाँ पर। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कोहरा वातावरण में उपस्थित छोटी बूंदों का एक घना बादल होता है। कोहरा क्या होता है तो कोहरा वातावरण में उपस्थित छोटी बूंदों का एक घना बादल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोहरा वातावरण में उपस्थित छोटी बूंदों का एक घना बादल होता है। यानी कि कैसे बोलेंगे आप, तो फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। आपको बता देखिए बच्चों, आपको ना 1 to मत करके लिखिए एग्जाम में, आप लोग सिर्फ क्या करिएगा, बस अंग्रेजी को एक तरह से लिखने चाहिएगा, ठीक है। हिंदी को आपको मेंशन नहीं करना है, ओके बच्चों, ठीक है सर। आगे देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट को। यह सामान्य शीत ऋतु के दौरान दिखाई देता है, यानी कि ये शीत ऋतु के दौरान ही दिखाई देता है, यानी कि ठंडे मौसम में ही दिखाई देता है। इसे कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए इट इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन में ही यह सिर्फ दिखाई देता है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट। कवि बहुत सुंदरता से कोहरे के आने और गायब होने की तुलना बिल्ली से करता है। यानी कि कोहरे को आने और जाने की यानी गायब होने की तुलना किससे करता है, बिल्ली से करता है। कौन करता है, कवि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट, ठीक है बच्चों। यानी कि कभी क्या करता है तो कोहरे को ना आने और गायब होने की तुलना किससे करता है, तो बिल्ली से करता है। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर सेंट्रल आइडिया समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला सेंट्रल आइडिया है ना, वो यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। यहाँ पर बात करें चैप्टर का नाम तो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है। और पोएट की बात करें, यानी पोएट इसके कौन है, यानी इसके पोएट कौन है तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। कौन है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके पोएट। अब चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर हिंदी में पहले हम लिखे हैं, ट्रांसलेशन किए हैं इसका, फिर अंग्रेजी में किए हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ अंग्रेजी वाला लिखना है, ठीक है। 1 to का मत लिखिएगा बच्चों, आप लोग ऐसे एक तरफ से लिखते चलिएगा, ठीक, एक तरफा लिखिएगा पूरा, आपको 1 to का मत लिखिएगा, ओके। चलिए तो ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, तो डस्ट ऑफ स्नो
रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर छोटी सी कविता है। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी कविता है। इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से। तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई क्या, एक छोटी सी सुंदर सी कविता है। ओके, चलिए अगला सेकंड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर। कवि ने इस कविता में कौवे एवं धतूरे, जिसे हम लोग कहते हैं हेमलॉक, ठीक है, के वृक्ष का उल्लेख किया है, जो बुरे शगुन का प्रतीक माना गया है। यानी कि बुरे शगुन का, यानी कि एक बुरे वक्त का शकुन एक माना गया, प्रतीक माना गया है कि ये क्या है, बहुत ही बुरा है, धतूरा होता है। तो यहाँ पर क्या क्या तुलना किया गया है। ओके, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे इसको आप लिखेंगे, ध्यान से पढ़िए। देखिए, द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। ओके, यानी फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। यानी कि कवि ने इस कविता में क्या किया है, कौवे और धतूरे के वृक्ष का उल्लेख किया है। ठीक है, जो धतूरा का वृक्ष होता है ना, और कौवा क्रो, इन दोनों के क्या किया आपका, इनका उल्लेख किया है इसमें, जो बुरे वक्त का सगुण प्रतीक माना जाता है। यानी कौवा भी और धतूरे भी दोनों क्या है, तो दोनों ही क्या है, बुरे वक्त का क्या आपका है, ये सगुण माना जाता है, जिसे बहुत ही ये बुरा वक्त लाते हैं सब। ठीक है, ये अशुभ होते हैं माना गया है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए दिया है आपका, इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। ठीक है, इस कविता से हमें क्या माध्यम मिलता है, इससे संदेश क्या मिलता है हम लोग को, तो इससे हम लोग को मिलता है संदेश ना कि हमें अत्यंत बुरी परिस्थितियों में, यानी कि हमको भले कितना हो, क्यों ना बुरा भारी परिस्थिति हो, हम भले क्यों ना बड़ी कोई मुसीबत में हो, हमें क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ की आशा रखनी चाहिए। ठीक है, कि कभी ना कभी हमारे लिए अच्छा होगा। इसे कैसे लिखेंगे आप लोग, देखिए बच्चों, थ्रू दिस पोयम वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस। ओके, एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, थ्रू दिस पोयम वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या था आपका, तो ये आपका था सेंटर आइडिया। और किसका सेंटर आइडिया था बच्चों, तो ये था आपका डस्ट ऑफ स्नो का। इसे आप लिख देंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब लास्ट ऑफ सेंटर आइडिया को, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो लास्ट सेंटर आइडिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, तो फायर एंड आइस है। क्या है, फायर एंड आइस। और इसके पोइट नेम, यानी पोइट इसके कौन है, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ओके, यानी कि चैप्टर जो पहले आपका था ना डस्ट ऑफ स्नो वाला, ओके बच्चों, उनका भी कौन थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। और फायर एंड आइस का भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। तो इनका हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। किसका देखेंगे बच्चों, तो फायर एंड आइस का हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर हम हिंदी में लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए। आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश को ही लिखना है। ठीक है, जितने भी इंग्लिश मिलेगा आपको उन्हीं को बस लिखना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित कविता फायर एंड आइस इस विचार को व्यक्त करती है कि संसार का अंत यानी संसार का अंत दो तरीकों से होगा, बर्फ के द्वारा अथवा आग के द्वारा। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित कविता में इसमें क्या कहा गया है कि संसार का जो अंत होगा, यानी संसार का जो विनाश होगा, जो संसार जो खत्म हो जाएगा, वो किन दो तरीकों से खत्म होगा, तो बर्फ के द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा, तो आग के द्वारा। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों अंग्रेजी में, आप देखिए, द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट express the idea that the world would end in either of two ways,
बाई आइस और बाई फायर, यानी कि आइस बर्फ और क्या आपका आग के द्वारा ही क्या होगा, इन दो तरीकों से ही दुनिया का क्या हो जाएगा, पूरा अंत हो जाएगा, इन दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं आपका, कवि के अनुसार आग मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता इत्यादि का प्रतीक है। यानी कि कवि के अनुसार, यानी कवि क्या कहता है कि जो आग है ना वो क्या है, मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच और क्रूरता का क्या है, प्रतीक है यह। इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि पोएट के अनुसार फायर सिंबॉलिजेस ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रूएल्टी, यानी क्रूएल्टी लिख सकते हैं इसको ईटीसी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी पोएम के अनुसार फायर सिंबॉलिजेस ह्यूमन डिजायर, यानी कि डिजायर यानी कि आकांक्षाओं, डिजायर, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, क्रूएल्टी मतलब क्रूरता, क्या है ये प्रतीक है। ओके, यानी कि आग का ये क्या सभी है, प्रतीक हैं, आकांक्षा, लालच और क्रूरता। आगे थोड़ा देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरों यानी कि दूसरी ओर बात करें हम लोग तो बर्फ मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा, रूखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है। ओके बच्चों, हम अगर दूसरी ओर बात करें यानी जैसे कि आग, आग क्या था, आग तो आकांक्षाओं, लालच और क्रूरता क्या था, प्रतीक था। उसी प्रकार क्या हम कह सकते हैं, जो बर्फ है ना वो बर्फ क्या है, तो बर्फ उदासीनता, घृणा, रूखेपन एवं कठोरता का प्रतीक है। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में बच्चों, देखिए ऑन द अदर हैंड आइस सिंबॉलिसेस इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रेगिडिटी। ओके, रेगिडिटी ये क्या है बच्चों, तो ये क्या है, प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं सभी, तो बर्फ के। देखिए लास्ट पॉइंट जो बच्चों हम लोग का यहाँ पर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे भी देख लीजिए। कवि का मत है, यानी कवि का मानना है कि आग एवं बर्फ दोनों ही संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में समान रूप से सक्षम है। यानी कि संसार को पूरे अगर खत्म करने के लिए अगर बात करें तो संसार को संपूर्ण यानी कि पूरे अंत तक लाने में समान रूप से कौन सक्षम है, तो आपके बर्फ और कौन, आपके आग। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए द पोएट हैज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली competent in bringing the world to a complete end, यानी कि पूरी समाप्ति के लिए कौन है आपके जिम्मेदार हैं, तो आपके आग और बर्फ दोनों ही पूरे संसार को संपूर्ण रूप से समाप्त करने में क्या जिम्मेदार हैं, यानी कि सभी भूमिका निभाएंगे पूर्ण रूप से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या था आपका, तो फायर एंड आइस का ये क्या था आपका सेंट्रल आइडिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इसे 4 लिख देंगे आप तो बोर्ड एग्जाम में पूरे फुल मार्क मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ अंग्रेजी को लिखना है, ठीक है, आप 1 2 करके मत लिखिएगा बच्चों, नंबर मत डालिएगा, आप सिर्फ इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ शुरू करिएगा, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ अंग्रेजी को ही लिख देना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।